हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5 न्यायपालिका। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। क्या आप लोग आपस में कभी लड़ते झगड़ते हैं? आप सोच रहे होंगे भला यह भी कोई प्रश्न हुआ। हम बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी तो आपस में लड़ते हैं। लेकिन बच्चों और बड़ों की लड़ाई में एक अंतर होता है। आप अपनी लड़ाई का निपटारा करने अक्सर अपने अभिभावक, शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं। ये लोग कभी प्यार से तो कभी डांट फटकार कर आपके विवाद का हल निकाल देते हैं। यह तो हुई आपकी बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बड़े लोगों के बीच कोई झगड़ा या विवाद होता है तो वे अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाते हैं? वे कभी अपने मित्रों या संबंधियों की मदद से अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं। अगर इससे बात नहीं बनती तो पंचायत की सहायता लेते हैं। परंतु हर विवाद का समाधान इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है। आपको यह तो पता ही है कि हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कानून का शासन चलता है जो सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून के अनुसार अलग अलग तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कई प्रकार की अदालतें हैं। इन अदालतों में लोग न्याय के लिए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं न्याय की समझ। जब किसी मुद्दे पर दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच विवाद होता है तो प्रत्येक अपने को सही एवं दूसरे को गलत मानता है। लेकिन न्याय की दृष्टि से यह तय करना कि कौन सही है वह कौन गलत उतना आसान मामला नहीं है जितना कि हमें लगता है। आइए न्याय को समझने के लिए गीता की कहानी को पढ़ते हैं। गीता अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही उसके माँ बाप ने उसे लाड प्यार से पाला था। खाने पीने व कपड़े लत्ते की उसे कोई कमी न थी। हाँ, सिर्फ पढ़ाई के लिए वह पास वाले सरकारी हिंदी माध्यम स्कूल में जाती थी और उसके भाई गांव से कुछ दूर निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते थे। इस बात से वह अक्सर चिढ़ जाती थी और तब उसके पिता व उसके भाई उसे समझाते थे कि लड़की होने के कारण उसका गांव से दूर अंग्रेजी व सहशिक्षा विद्यालय जाना उचित नहीं है। 12वीं कक्षा के बाद गीता के पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ शादी कर दी गई जो स्वयं पढ़ रहा था। कुछ साल बाद गीता के पिता की मृत्यु हो गई और उसके भाइयों ने आपस में अपना पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। उसमें से कुछ भी गीता को देने की जरूरत नहीं महसूस की। गीता के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह भी आगे पढ़ना चाहती थी और उसे लगा कि अगर पिता की संपत्ति में से उसे भी कुछ मिल जाता तो वह भी आगे पढ़ सकती थी। जब उसने अपने भाइयों को अपना यह विचार बताया तो वे एकदम बिगड़ गए और बोले, पिताजी ने तुम्हारे विवाह में 50,000 रुपये खर्च किए थे तो तुम्हें अब आगे और क्या चाहिए? इस बात से गीता भी तुनक गई और बोली, लेकिन आप तीनों ने तो 12 लाख की जमीन का पैसा आपस में बांट लिया, तो क्या मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलना चाहिए? जैसे तुम उनके बेटे हो मैं भी तो उसी प्रकार उनकी बेटी हूं। गीता ने अपने भाइयों से कहा कि यदि आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात को ग्राम कचहरी में ले जाऊंगी। तीनों भाइयों ने कहा, जो करना है करो पर तुझको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। गीता मामले को ग्राम कचहरी में ले गई। ग्राम कचहरी के न्यायाधीश ने भी उसके भाइयों का ही साथ दिया। कचहरी ने कहा कि इस गांव में आज तक इस तरह का कोई घटना नहीं घटी जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला हो। न ही इस गांव की ऐसी परंपरा है। इसलिए पैतृक संपत्ति पर सिर्फ तुम्हारे भाइयों का ही अधिकार है। कचहरी ने जो फैसला सुनाया उससे गीता असंतुष्ट थी। उसे लग रहा था कि ग्राम कचहरी ने उसके साथ अन्याय किया है। इसलिए उसने हार नहीं मानी और अंत में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया वह पूरी तरह गीता के पक्ष में था। उन्होंने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं। इसलिए गीता के भाइयों को अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। अंततः गीता को हिस्से में 3 लाख रुपए मिले। अदालत के इस फैसले से गीता काफ़ी खुश हुई। खुश भी क्यों न हो, उसे न्याय जो मिला था।
यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। आज देश भर में 21 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ सातों उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं हैं। आइए अब देखते हैं न्यायपालिका की भूमिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार 3 अंगों की सहायता से कार्य करती है। ये 3 अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। पिछले अध्यायों में आप लोग विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच, 2 राज्यों के बीच, 2 नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए एक निकाय अथवा संस्था की जरूरत पड़ती है जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर अपने कार्य करे। ऐसी न्यायिक व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। सरकार का यह तीसरा अंग है न्यायपालिका। नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह न्याय करती है और विवादों को संविधान में उल्लिखित कानून के अंतर्गत सुलझाती है। अगर विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। आइए अब देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी हालत में न्यायपूर्ण फैसला होने के लिए यह जरूरी है कि न्यायाधीश अपने फैसला बिना किसी दबाव या भय के सुना सके। कल्पना कीजिए, अगर सरकार का कोई मंत्री किसी प्रकार का अपराध करता है और उसका मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय का न्यायाधीश उस मंत्री या सरकार के दबाव में आकर उसे दोष मुक्त कर देता है, तब यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और वह ताकतवर लोगों से प्रभावित है। परंतु हमारे देश की न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र इसलिए रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव में आकर अपना काम कर सके। आइए अब देखते हैं न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए 2 तरीके अपनाए गए हैं। पहला है शक्तियों का बंटवारा, जिसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। कोई भी अदालत सरकार के अधीन नहीं होती है और न ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। इसका दूसरा तरीका है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना। न्याय के उद्देश्य से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। कई बार देखा जाता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। ऐसे मामले सामने आने पर लोगों का न्यायपालिका में भरोसा भी कमजोर हो जाता है। इस तरह की समस्याओं की वजह से भारत की न्याय प्रक्रिया में सुधार की कई कोशिशें की जा रही हैं ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता व लोगों का उस पर विश्वास बना रहे। आइए अब देखते हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना। हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। यह 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय आमतौर पर जिला मुख्यालय में होता है। जैसे आप सिवान जिले के हैं तो आपका जिला न्यायालय सिवान में ही होगा। उसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार गया जिले का है तो उस जिले का जिला न्यायालय गया में होगा। संबंधित जिले में ही आपके विवादों को सुलझाया जाएगा। इन अदालतों का
लोगों से सबसे अधिक ताल्लुक होता है और यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बटा हुआ होता है और हर जिले में जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो अपने राज्य के सबसे ऊंची अदालत होती है। हम बिहार के निवासी हैं तो हमारे राज्य का उच्च न्यायालय इसकी राजधानी पटना में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बाकी सब अदालतों को मानने पड़ते हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। ये सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपरी अदालत द्वारा लिया गया निर्णय नीचे की सारी अदालतों को मानना पड़ता है। इसके अपील के प्रावधान का एक विशेष स्थान है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी कोई समस्या लेकर अपनी शिक्षिका के पास गए और जब उनके फैसले से संतुष्ट न हुए तो आप या आपके माँ बाप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य के पास गए? ऐसे प्रधान को ही अपील कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत में किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऊपरी अदालत का फैसला ही निचली अदालतों पर बाध्य होता है। आइए अब देखते हैं आम आदमी की न्याय तक पहुंच। वैसे तो भारत के सभी नागरिक न्यायालयों में न्याय के लिए जाते हैं क्योंकि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करती। लेकिन यह बात सच है कि गरीब आदमी के लिए यह कर पाना इतना आसान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को सभी लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम करने के अपने तरीके होते हैं जिसमें समय लगता है। यह इसलिए होता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो, लेकिन इसका असर कई बार उल्टा भी हो सकता है। कई बार कई केस सालों साल खींचते हैं और लोगों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल हो जाता है। ये समस्याएं तो सभी के लिए हैं, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है। न्याय को सभी लोगों तक जल्दी पहुंचाने के लिए न्याय की प्रक्रिया में सुधार की कई नई कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिशों में सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था, विधिक सेवा प्राधिकार का गठन, लोक अदालत और जनहित याचिकाएं शामिल हैं। कई सारी दिक्कतों के बावजूद हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था का संचालन न्यायपालिका के बिना सोच पाना मुश्किल है। इसके सामने सभी बराबर हैं और यह निश्चित करता है कि अमीर या शक्तिशाली आदमी अपने धन या प्रभाव की वजह से अन्य गरीब या पिछड़े हुए लोगों पर अन्याय न कर सके। आइए विधिक सेवा प्राधिकार एवं लोक अदालत क्या है और यह हमारी मदद कैसे करता है, इसके बारे में जानें। सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति का गठन किया गया। इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा, लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा कराना। तीसरा, विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीले योजनाएं तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, श्रमिक बस्तियों आदि में समाज के कमजोर वर्गों को उनके विधिक शिविरों का आयोजन करना। पांचवा, पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाना। आइए अब देखते हैं मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के हेतु पात्रता।
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा जो संबंधित राज्य का मूल निवासी हो तथा किसी दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामलों का पक्षकार हो या न्यायालय में केस दायर करना चाहता है। यदि उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, वह मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो अथवा भिखारी हो, वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो, वह व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा या मनोचिकित्सकीय परिचर्या गृह में हो। इसके अलावा विधिक सेवा समिति या राज्य प्राधिकार के अध्यक्ष किसी बड़े लोक महत्व के मामले या वैसे मामले जिनके निर्णय का प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ने की संभावना हो के पक्षकार को भी कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं लोक अदालत। बिहार के सभी जिलों के व्यवहार न्यायालय के परिसर में लोक अदालत कार्यरत है। इसकी बैठक सामान्यतः सप्ताह में 5 दिन होती है। इसके अलावा विशेष लोक अदालतों, मेगा लोक अदालतों, चलंत लोक अदालतों एवं उच्च न्यायालय पटना में भी समय समय पर लोगों का अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में भी दीवानी एवं सुलह योग्य फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लंबित हो। कोई एक पक्ष या दोनों के आवेदन पर मुकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है। न्यायालय अपनी मर्जी से भी कोई मुकदमा लोक अदालत में भेज सकती है। न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व भी आपसी बातचीत एवं समझौते के आधार पर विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत में वाद अथवा केस दायर किया जा सकता है। इसके लिए विवाद के एक पक्षकार द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन देना पड़ता है। सचिव दूसरे पक्ष को नोटिस कर बुलाने के पश्चात दोनों पक्षों को सुनेगा और मामले को उपयुक्त पाए जाने पर उसे लोक अदालत में निपटारे हेतु भेजेगा। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों को साथ ही से शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।